स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल्स, हमारे कैपेसिटर्स के सारे कॉन्सेप्चुअल्स कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एक एक करके सॉल्व करूंगा सारे, ध्यान दीजिए. राइट द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज अ यूनिट कूलम पर वोल्ट. कूलम पर वोल्ट कभी आपको बाई चांस नहीं मिले क्योंकि पूरा कोर्स बहुत बड़ा है. कब कौन सा है, तो कूलम पर वोल्ट ऐसे सोचो. कूलम किसका है, चार्ज का. वोल्ट किसका है, वोल्टेज का. Q बाई V किसके बराबर होता है, C के. तो आंसर इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस. इसका आंसर क्या होगा, कैपेसिटेंस. अभी तो आप यू कैन कोरिलेट क्योंकि कैपेसिटर के कॉन्सेप्चुअल कर रहे हो तो वही होगा, बट अदरवाइज आप फॉर्मूला लिखो और उस हिसाब से सोच लो. इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर. कैपेसिटेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी. When the dielectric is inserted in between the plates of a capacitor, how does the capacitance change? Cm by C naught. क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो Cm हो जाएगा K टाइम्स C naught. सो K को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. What puts the limit on the potential that can be reached in Van de Graaff generator? छोड़ दो Van de Graaff generator, लॉजिकली सोचो. What puts the limit on the voltage? What puts the limit on the potential या फिर चार्ज. किसी भी बॉडी पे किस चार्ज या वोल्टेज एक लिमिट तक बढ़ सकती है. किस लिमिट तक, जब तक आसपास की एयर का ब्रेकडाउन नहीं होता. सो द लिमिट व्हाट पुट्स इज द ब्रेकडाउन पोटेंशियल ऑफ सराउंडिंग एयर. मतलब वी कैन प्रोवाइड चार्ज टू अ बॉडी अप टू द लिमिट विच इज द ब्रेकडाउन पोटेंशियल ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. सो अगर आप मीथेन नाइट्रोजन का चेंबर यूज करते हो तो उसका ब्रेकडाउन और ज्यादा होता है, तो आप वो यूज करोगे तो आप ज्यादा चार्ज दे सकते हो. सेम उसमें कम वोल्टेज, वो उसका ब्रेकडाउन ज्यादा होता है तो ज्यादा वोल्टेज वो एक्वायर कर सकता है. फोर्थ, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ चार्ज स्टोर्ड एंड टाइम टी इन अ कंडेंसर दैट इज चार्ज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप कैपेसिटर को या कंडेंसर को चार्ज करते हो, सो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे होता है. स्टार्टिंग में वो चार्ज होता है, उसके बाद वो एक कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर कर लेता है. इस कांस्टेंट वैल्यू को हम नाम देते हैं स्टेडी स्टेट. कैपेसिटर रीच स्टेडी स्टेट आफ्टर सम टाइम. कैपेसिटर रीच स्टेडी स्टेट आफ्टर सम टाइम. थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर जो है वो स्टेडी स्टेट रीच कर देता है. मतलब इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सप्लाई. डीसी सप्लाई मतलब कांस्टेंट करंट की सप्लाई, जैसे कि बैटरी. स्टार्टिंग में करंट फ्लो करेगा, ये चार्ज हो जाएगा. Once the capacitor gets charged, once capacitor gets fully charged, current in circuit becomes zero. कैपेसिटर के फुल चार्ज होने के बाद सर्किट का करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये जो रीजन है, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड. कैपेसिटर चार्ज हो रहा है यहां पे, एंड वंस इट इज फुली चार्ज, उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. मतलब सर्किट में और करंट फ्लो नहीं करेगा. और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट. क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट. अपने नोट्स अपने उसमें ही साथ साथ लिख लो, रजिस्टर में अलग से नहीं, नोट्स में ही साथ के साथ ये चीजें लिखते जाओ. ये एडिशनल चीज बता रहा हूं साथ साथ, ठीक है. सो अपने नोट्स को ही खोलो, उसी में साथ साथ एड ऑन करते जाओ बेटा, जो एक्स्ट्रा लिखता हूं मैं. सो मैंने क्या बोला, जैसे ही आप कैपेसिटर को डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाते हो, कैपेसिटर को डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाते हो, कैपेसिटर चार्ज होता है और थोड़ी देर के बाद वो फुली चार्ज हो जाता है. फुली चार्ज होता है तो करंट सर्किट में क्या हो जाता है, जीरो. इट कैन नॉट फर्दर गेट चार्ज. करंट सर्किट का जीरो हो जाएगा. करंट सर्किट का जीरो हो जाएगा मतलब कांस्टेंट हो जाएगा चार्ज. ठीक है. शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस कैपेसिटेंस फॉर गिवन कांस्टेंट चार्ज. कौन सा फॉर्मूला बनेगा, Q इज इक्वल टू CV.
सो आपको बोल रहा है पोटेंशियल वर्सेस कैपेसिटेंस V इज इक्वल टू Q बाई C. सो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. देखो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. What will be the effect on the capacity of on a parallel plate capacitor if the area of each plate is tripled and the distance of separation between the plates become 1/3? Capacitance क्या होता है? K times A epsilon naught by D. New capacitance क्या बोल रहा है? Effect on the capacity of a parallel plate capacitor. Area of each plate is tripled. K times 3A epsilon naught by D by 3. तो 9 times K times A epsilon naught by D. तो ये 9 टाइम्स कैपेसिटी हो जाएगी. सो जो पहले कैपेसिटी है अब वो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? 9 टाइम्स. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस 6400? अर्थ को आप क्या कंसिडर कर सकते हो? अर्थ को आप कंडक्टर कंसिडर कर सकते हो. कैपेसिटी क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेडियस. मतलब 1/9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 6400 इंटू 10 to the power 3. ये आ गया आपके पास 711 माइक्रोफैरेड. याद है क्लास में भी किया था जब मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस इज अ बिग यूनिट. कब फैरेड इज अ बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटी? वो इसी से आया था. नेक्स्ट, कैन अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर होल्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? आप वोल्टेज निकाल लो या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर. के कितना है? 9 इंटू 10 to the power 9. चार्ज की वैल्यू 1, रेडियस हो गया 10 to the power -2, उसका स्क्वायर. ये हो गया 9 इंटू 10 to the power 13 वोल्ट पर मीटर, विच इज ग्रेटर देन 2 इंटू 10 to the power 6. Therefore, dielectric strength, therefore E is greater than dielectric strength of air. Dielectric strength of air से ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा? इसीलिए वो चार्ज लीक कर जाएगा. Why it is difficult to perform electrostatic experiment during humid days? Humid days में क्या होता है? एयर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. एयर की कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब एयर में जो होता है वो आप कह सकते हो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है. आप ऐसे बोल सकते हो ड्यूरिंग ह्यूमिड डेज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर डिक्रीजेस. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर डिक्रीज कर जाती है, तो जिससे क्या होता है? चार्ज इजीली लीक कर जाता है सराउंडिंग्स में. What is the CGS unit of capacitance? ये याद करना है. 1 farad is 3 into 10 to the power 11 stat farad. जो लिखना है लिख लीजिए यहां तक पहले. नेक्स्ट, अगला कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. ये भी लर्न करने वाला है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU भी बोलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसका नाम है AB farad. सो 1 farad is 10 to the power -9 AB farad. ये याद करना है यूनिट, काम ज्यादा नहीं आएगा. आ जाओ 13th पे, ध्यान दीजिए. 13th में आपको क्या बोला? इन द फिगर शोन बिलो X and Y represent parallel plate capacitors having the same area of plates and the same distance of separation between them. एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, मतलब A epsilon naught by D दोनों का क्या होगा? सेम होगा. What is the relationship between the energy stored? यहां पे एप्सिलॉन है, मतलब अगर मैं X की कैपेसिटी बोलूं तो वो जाएगी 6 टाइम्स A epsilon naught by D. मानते हो यहां तक? X की कैपेसिटी हो जाएगी 6 टाइम्स A epsilon naught by D, और Y की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? सिर्फ A epsilon naught by D. Isn't it? तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स C naught, ये हो जाएगा सिर्फ C naught. नो प्रॉब्लम. आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जीज? अब दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में. तो दोनों का क्या सेम होगा? चार्ज. वोल्टेज सेम नहीं होगी. सो बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. सिंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर चार्ज इज सेम ऑन बोथ. दोनों पे चार्ज सेम होगा. सो एनर्जी का कौन सा एक्सप्रेशन यूज करो? चार्ज वाला, ताकि रेशियो लेने पे वो कैंसिल हो जाए. हाफ CV² मत यूज करो.
कौन सा दूसरा रिलेशन है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सो क्या क्या फॉर्मूला यूज करो? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सो एनर्जी इन एक्स डिवाइडेड बाय एनर्जी इन वाई, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एक्स डिवाइडेड बाय हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वाई। 2 से 2 कट गया, क्यू स्क्वायर कट गया, सी वाई बाई सी एक्स, मतलब सी नॉट बाय 6 सी नॉट। आंसर आ गया 1:6। चार्ज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बट सपोज करो आप में चुल है, नहीं हम तो हाफ सीरीज स्क्वायर ही लगाएंगे, तो भैया वी दोनों का फर्क होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होती। चार्ज सेम था, रेशियो लेनी थी, कैंसिल आउट हो गया, वोल्टेज सेम नहीं होगी। तो अगर आप में फिर भी मौत पड़ी है, नहीं मेरे को तो वी से निकालना है, मुझे नहीं अच्छा लगता हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ईगो पे ले लिया आपने बात, उससे भी हो जाएगा, फर्क नहीं है। देखो कैसे, उसके लिए अब आपको इंडिविजुअल वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। इंडिविजुअल वोल्टेज निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल चार्ज निकालने पड़ेंगे, उसके लिए सी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। पहले सी इफेक्टिव निकालो। 1/c इफेक्टिव कितना हुआ? 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c0 कॉमन, 7/6। सो सी इफेक्टिव कितना हुआ? 6c0/7। यहां तक कोई शक? सी इफेक्टिव आपके पास हुआ 6c0/7, नो प्रॉब्लम। सी इफेक्टिव निकालने के बाद चार्ज निकालना पड़ेगा। सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज मतलब 6c0/7 इंटू वी, ये हो गया टोटल चार्ज। अब इंडिविजुअल वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। V1 कितना हुआ? Q/C1। Q कितना है? Vx बोल देता हूं, Q/Cx। Q कितना है? 6c0V/7। Cx कितना है? 6c0, यह आ गया V/7। और Vy कितना होगा? Q/Cy। Q कितना है? 6VC0/7 डिवाइडेड बाय C0, ये कैंसिल हुआ, 6/7V। अब वोल्टेज निकल गई। अब आप क्या करोगे? एनर्जी का फॉर्मूला EX/EY हाफ CX VX स्क्वायर अपॉन हाफ CY VY स्क्वायर। सो हाफ हाफ कट गया, CX/CY 6C0/C0, VX/VY V/7 डिवाइडेड बाय 6V/7, इसका होल स्क्वायर, ये कट गया, 6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, आंसर कितना आया? 1:6। सेम आ रहा है? अब आप बता दो कौन सा आसान है? सीधा है भाई, सीरीज है, चार्ज सेम है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगाओ, रेशियो लेने पे कैंसिल हो जाएगा। पैरेलल हो, हाफ सीरीज स्क्वायर लगाओ, वोल्टेज सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? अप्रोच क्लियर है? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, assuming that the capacitor is disconnected, जब आप डिस्कनेक्ट कर देते हो तो क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ज। जब रिमेन्स कनेक्टेड होता है तो क्या कांस्टेंट होता है? वोल्टेज। सो डिस्कनेक्टेड तो चार्ज इज कांस्टेंट, डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। चार्ज कांस्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, potential difference, capacitance, energy stored in the parallel plate capacitor change when the medium is introduced. When medium is introduced, medium is replaced. First, capacitance becomes K times. Yes or no? Cm कितना हो जाता है? K टाइम्स C0। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K टाइम्स। यहां तक नो प्रॉब्लम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स, इसके बाद कैपेसिटेंस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड था, ठीक है। तो चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट पूछा नहीं है पर मैं लिख देता हूं, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है शुरू में, जब मीडियम आ गया
सिग्मा बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड becomes 1 by k times. मानते हो? तो अगर k 1 से बड़ा है तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई. मानते हो यहां तक? अच्छा जी. पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई C. कैपेसिटेंस क्या हो रही है? k टाइम्स. वोल्टेज बिकम्स 1 by k times. क्लियर? कैपेसिटेंस k टाइम्स, चार्ज कांस्टेंट, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? 1 by k टाइम्स. एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाफ, बोलो, CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय C? Q स्क्वायर बाय C, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है. सो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? एयर में, मीडियम में कितनी हो जाएगी? हाफ Q स्क्वायर by kc. So energy becomes 1 by k times. Clear? समझ में आ गई बात? Easy. Next, parallel plate capacitor with air as dielectric is charged by DC source to a potential V without disconnecting. Without disconnecting में क्या हो गया? पहली बात, voltage remains same. Voltage remains same. बैटरी कनेक्टेड है. एयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10. सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स एयर. सो इट बिकम्स, कैपेसिटेंस 10 टाइम्स. चार्ज की बात करते हैं. Q इज इक्वल टू CV. C 10 टाइम्स हो रहा है, तो चार्ज बिकम्स 10 टाइम्स, 10 गुना हो जाएगा चार्ज. फिर चार्ज के बाद और क्या क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ निकाल देते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं. वोल्टेज, कैपेसिटी, चार्ज आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या V बाई डी. V कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम रखा, ये रहेगी कांस्टेंट, नो चेंज. मत, और इसको ऐसे भी सोच सकते हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या हो गया? चार्ज अपॉन एरिया. चार्ज हो रहा है k टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट भी हो जाएगा k टाइम्स. कैंसिल होके सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? सेम. एनर्जी के लिए क्या यूज करोगे? हाफ CV स्क्वायर. कैपेसिटी 10 टाइम्स हो रही है, सो एनर्जी बिकम्स 10 टाइम्स. क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आता है? पक्का? नेक्स्ट, द graph shows the variation of voltage V across the plates of a capacitor A and B versus increase on charge stored in them. ठीक है, वोल्टेज और चार्ज के बीच का रिश्ता है. Which of the capacitors has higher capacitance? Simple, slope. C is equal to Q is equal to CV. अगर सोचते हो तो C होता है Q by V. स्लोप तब होता जब y एक्सिस पे चार्ज होता और x एक्सिस पे क्या होता? वोल्टेज. या उल्टा है? स्लोप का उल्टा, मतलब आपको स्लोप कहां से देखना पड़ेगा? y एक्सिस से. सो स्लोप आप y एक्सिस से देखोगे तो A की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी. देयरफॉर स्लोप इज मेजर्ड, स्लोप यानी चार्ज कैपेसिटेंस is given by slope with y axis. तो CA greater than CB. इसको सोचने का और तरीका, which of the two has higher capacitance? A. इसको सोचने का एक और तरीका, बिना स्लोप स्लूप से सोचना हो तो एक और तरीके से सोच सकते हो. ये था आपके पास A, ये था आपके पास B, ये था आपके पास वोल्टेज, ये था आपके पास चार्ज. Q is equal to CV. अब ध्यान देना, अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता हूं तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी.
सो कांस्टेंट वोल्टेज करो, ये कांस्टेंट वोल्टेज ले लो। कांस्टेंट वोल्टेज पे चार्ज किसका ज्यादा है? ए का चार्ज ज्यादा है, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? ए की। समझ में आ गई? कांस्टेंट वोल्टेज, गिवन वोल्टेज पे, फॉर गिवन वोल्टेज चार्ज ऑन ए इज मोर, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए ग्रेटर होगा कैपेसिटेंस ऑफ बी से। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ नेट कैपेसिटेंस C1। सो तीनों CCC मान लिए। सीरीज में C सीरीज कितना हो जाएगा? C/3। कैसे आता है? 1/C सीरीज इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सॉल्व करके आया 3/C। सो C सीरीज कितना हुआ? C/3। When connected in parallel have a net capacitance C2। ये C1 बोला है तो C1 ले लेते हैं इसको। पैरेलल में C2, C पैरेलल ये होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, C प्लस C प्लस C। सो C पैरेलल कितना हुआ? यानी C2 कितना हुआ? 3C। What is the value of C1 upon C2? C/3 divided by 3C। CC कट गया, आंसर कितना आया? 1:9। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट पुट्स द लिमिट ऑन द पोटेंशियल दैट कैन बी रीच्ड। ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, वही हो गया लीकेज वाला। ये मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया आपको कि चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग एयर के ब्रेकडाउन पे। सो ब्रेकडाउन जो है उस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल इन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेन डायग्राफ। ये कोर्स में नहीं है तो आप ये याद रख लो, वैल्यू 10 मिलियन वोल्ट, और प्रैक्टिकली आप उसको 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सेलरेट करने के काम में आ सकते हो, बट ये सिलेबस में नहीं है। सो लीव दिस। आ जाते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम डूइंग दिस विद मल्टीपल मेथड्स, देन आई विल गिव यू टाइम, आप लिख लेना आराम से। मैं इसको मल्टीपल मेथड से कर रहा हूं। पहला मेथड, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ QE, where E is the magnitude of electric field between the plates। अब ध्यान दो, सपोज करो आपके पास ये मेथड 1, सपोज आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है +Q, इस पे चार्ज है -Q, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड। E जो होगा वो होता है σ/ε0, पता है ना सबको ये। Now, electric field produced by each plate। एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? σ/2ε0। याद है बात? एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? σ/2ε0। दोनों की ओवरऑल कितनी हो जाती है? σ/ε0। सिंगल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2ε0। नाउ सेकेंड प्लेट is under the influence of first plate, therefore force हो जाएगा फर्स्ट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ऑन सेकेंड। सेकेंड पे चार्ज कितना वैल्यू में? Q। सो फोर्स कितना हो जाएगा? एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है σ/2ε0 इंटू Q। मानते हो? σ/ε0 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बचा? हाफ Q इंटू E। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद भी कुछ पूछा, कह रहा है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर हाफ। हाफ फैक्टर क्या आया? क्यों आया? नाउ ऑन अ प्लेट फोर्स विल एक्ट on one side only। On other side electric field is 0। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? QE पढ़ा है ना आपने। हाफ कहां से आ गया यहां पे?
कि प्लेट में एक साइड पे तो फोर्स है, दूसरे पे नहीं है, तो एवरेज कितना हुआ? हाफ। यहां से हाफ आया, ठीक है, बट उसका कोई लॉजिकल मतलब नहीं है, लिखने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ। वैसे ये प्रॉपर तरीका है। दूसरा तरीका इसको सोचने का, आप इसको एक और तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब अगर आप इसके डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं dx, इफ प्लेट इज डिस्प्लेस्ड by distance dx, then work must be done. वर्क डन क्या होगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वैल्यू वाइज देखें, वैल्यू वाइज देखें, ये जो वर्क होगा ये उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में। ये वर्क जो होगा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये हो गया QE इंटू dx, Q इंटू E इंटू dx, या फोर्स निकाला, सॉरी, F dx, QE क्यों लिखा? वर्क डन होगा एनर्जी स्टोर्ड, यानी चेंज इन एनर्जी। वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना चेंज हुआ? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है इंटू कितना वॉल्यूम तुमने इंक्रीज कर दिया, वो हो गया चेंज इन एनर्जी। मतलब ये हो गया एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एक्स। डीएक्स डीएक्स कट गया, फोर्स का फॉर्मूला आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया। मानते हो? अब इसको क्या लिख सकते हो? फोर्स हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हो गया फ्लक्स, चार्ज अपॉन ए, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाफ क्यू इंटू ई। ये क्यों हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और गॉस थ्योरम से ये होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बेटर मेथड कौन सा आप खुद सोच लो। इजी है ना, समझ में आ गया? बाकी ये इंग्लिश यही है, सो आपकी कॉल है, मेरे हिसाब से ये बेटर है। ये लॉजिकल भी इजीली, स्ट्राइक भी इजीली करेगा और समझ भी आसानी से आता है। ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, a network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the network. सबसे पहले 4 कैपेसिटर्स हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 और ये 4, देयर आर 4 कैपेसिटर्स। आपने यहां पे वोल्टेज लगाई है कितनी? 500 वोल्ट। एक कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड, दूसरा है 10 माइक्रोफैरड, तीसरा है 10 माइक्रोफैरड, चौथा है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे पहले। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये 3 सीरीज में होंगे, ये 3 सीरीज में होंगे, 10 10 10 सीरीज में। 1/c नाम दे देते हैं, नाम दिया है, बिल्कुल दिया है, जो दिया है वही लेना पड़ेगा। अंदर बंदर चंदर डंगर। 1 बाय कैपेसिटेंस ऑफ एबीसीडी सेक्शन कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। सो 1 बाय कैपेसिटेंस ऑफ एबीसीडी सेक्शन कितना हुआ? 10/3 माइक्रोफैरड। अब ए और डी के बीच में ओवरऑल कैपेसिटेंस हो गई, ए और डी के बीच में पैरेलल में है दोनों, सी ऑफ एबीसीडी सेक्शन प्लस सी ऑफ एडी सेक्शन। कितना हुआ ये? 10/3 माइक्रो प्लस 10 माइक्रो, ये हो गया 40/3 माइक्रोफैरड। यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गया सी इफेक्टिव,
सी इफेक्टिव 40/3 माइक्रोफैरेड। पहले पार्ट का आंसर आ गया। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब क्या करोगे, सी इफेक्टिव के बाद क्या निकालते हैं, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होता है, सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज। 40/3 माइक्रोफैरेड, माइक्रो ही थे सारे, इंटू 500 कितना आ गया, 20,000/3 माइक्रोकूलम। 20,000/3 माइक्रोकूलम। यहां पहुंचा, कंफ्यूज हो गया। हाँ, ऐसे करूं और आसान तरीका, क्यों निकालूं मैं ये ए पॉइंट हो गया, ये भी डी पॉइंट हो गया, पूरा का पूरा 500 वोल्ट यहां पे हो गया कि नहीं हो गया। तो कैपेसिटर जो नाम दे देते हैं, C1 C2 C3 C4 दिया हुआ था क्वेश्चन में, C1 C2 C3 C4। सो वोल्टेज अक्रॉस फोर्थ कैपेसिटर की अक्रॉस वोल्टेज हो गई 500 वोल्ट। सो चार्ज ऑन फोर्थ कैपेसिटर कितना हुआ, इसका कैपेसिटी 500 इंटू 10, 5000 माइक्रोकूलम। मानते हो 5000 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ गया। अब इन तीनों पे चार्ज कितना, मतलब यहां से कितना आया 20,000/3, इधर कितना गया 5,000। सो इधर गया 5,000, इधर क्यू डैश बोल दिया या स्मॉल क्यू बोल दिया। स्मॉल क्यू कितना होगा, टोटल माइनस Q4। टोटल कितना है 20,000/3 माइनस 5,000, कितना हुआ 5,000/3 माइक्रोकूलम। आप एक और तरीके से कर सकते हो, इस ब्रांच की कैपेसिटी कितनी है 10/3, इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है 500, CV 500 इंटू 10/3 5000/3, डायरेक्टली भी पहुंच सकते हो। और इसका एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका स्मॉल क्यू निकालने का, कैपेसिटेंस ऑफ सेक्शन ABCD इंटू वोल्टेज 500, तब भी आप 5000/3 माइक्रोकूलम पे पहुंच जाओगे। सो इंडिविजुअली सब पे चार्ज कितना आ गया 5,000/3 माइक्रोकूलम। इस पे भी कितना आ गया 5,000/3 माइक्रोकूलम। इस पे भी कितना आ गया 5,000/3 माइक्रोकूलम। क्या ये क्लियर है? अब इंडिविजुअल वोल्टेज भी निकाल सकते हो अगर निकालनी हो तो। समझ में आ गई बात? क्लियर एकदम? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22nd क्वेश्चन कह रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स। ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था ना, स्फेरिकल कैपेसिटर कोर्स में नहीं है बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसने बोल दिया, सारी सिचुएशन दे दी, कह रहा कैपेसिटेंस निकालो इसका, और ये एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो आपका क्या करोगे, आपको सिचुएशन दी है, दो कैपेसिटर्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं, एक पे चार्ज है माइनस, अंदर वाले का रेडियस है R2, बाहर वाले का रेडियस है R1। बाहर वाले का रेडियस है R1, अंदर चार्ज है माइनस और इस पे चार्ज है प्लस। अब इसमें ग्राउंडिंग नहीं दी हुई, देखो ग्राउंडिंग नहीं दी हुई, तो डायरेक्टली आप आउटर का पोटेंशियल जीरो नहीं लिख सकते। हमने जो किया था उसमें ग्राउंडिंग ली थी ना, ग्राउंडिंग वैसे होती है, तभी बाहर चार्ज नहीं है, तभी बाहर चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज होता नहीं तो, अगर ग्राउंडिंग नहीं होती तो। सो ग्राउंडिंग है, उसने नहीं दी हुई तो हम नहीं लेते, बिना उसके कर लेते हैं। अब अंदर वाले का पोटेंशियल निकालते हैं। अंदर वाले का पोटेंशियल कितना होगा, V2 बोल दिया। V2 इनर वाले का पोटेंशियल कितना हुआ, अपने चार्ज की वजह से K माइनस Q माइनस कैपिटल Q बाय R2, और बाहर वाले की वजह से अगर अंदर पोटेंशियल निकालना हो तो पूरा रेडियस लेते हो, K Q बाय R1, KQ कॉमन, 1/R1 माइनस 1/R2, तो KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ये आ गया पोटेंशियल ऑफ सेकंड। फर्स्ट का पोटेंशियल निकालो। फर्स्ट का पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से, अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर निकालना है, K माइनस Q बाय R2 R1 प्लस KQ बाय R1। टोटल कितना आया 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V1 माइनस V2 कितना आएगा, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 कितना आया, KQ, V2 तो 0 है। एक मिनट, इनर वाला कौन सा लिया है, इनर वाला कौन सा है 2 ना,
आउटर वाला 1 है, उल्टा लिख लिया मैंने, V1 माइनस V2, V1 कितना है 0 माइनस V2 कितना है KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, सो KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V, सब्सटीट्यूट करो, Q Q कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, Q इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, सब्सटीट्यूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R1 माइनस R2, ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर? किया था एज अ डेरिवेशन, हमने क्लास में किया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, 3 circuits consisting of switch S and 2 capacitors are initially charged as shown in figure. Okay, हर एक का चार्ज दिया हुआ है तो हर एक की वोल्टेज निकाल लेते हैं। इसकी वोल्टेज हो गई 3Q by C, इसकी वोल्टेज हो गई 3Q by C, इसकी वोल्टेज हो गई 6Q by C, इसकी वोल्टेज हो गई 3Q by C, इसकी वोल्टेज हो गई 6Q by 3C, तो 2Q by C, इसकी वोल्टेज है 3Q by C। इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकालनी मैंने सबकी। क्या बोल रहा है, आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड विच सर्किट विल द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड कैपेसिटर इंक्रीज, डिक्रीज एंड रिमेन सेम। फर्स्ट वाले में वोल्टेज इज सेम, therefore no flow of charge। कॉमन पोटेंशियल एक्वायर होता है ना, इसमें ऑलरेडी कॉमन पोटेंशियल है। फर्स्ट वाले में दोनों का वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है तो टच करोगे तो वोल्टेज सेम ही रहेगा। सेकंड वाले में क्या होगा, लेफ्ट वाले का कैपेसिटेंस ज्यादा है, लेफ्ट वाले की वोल्टेज ज्यादा है, राइट वाले की वोल्टेज कम है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा। सेकंड वाले में चार्ज फ्लोज from left capacitor to right capacitor because voltage of left capacitor is more as compared to the right one। अब आपको पूछा क्या है, in which case will the charge on the left capacitor, इसमें क्या होगा, therefore charge on left capacitor decreases। समझ में आई बात? थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड, ये 1 2 नहीं है, ABC है, तो ये A की पहले बात की, ये मैंने B की बात की, अब मैं C की बात कर लेता हूं। C में क्या है, राइट वाले का ज्यादा है, राइट से लेफ्ट में जाएगा, सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम right capacitor to left because voltage of right capacitor is more as compared to left, therefore charge on left capacitor इंक्रीजेस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट वाले केस में, ए वाले केस में लेफ्ट कैपेसिटर की चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा, सेकंड वाले में डिक्रीज होगा, थर्ड वाले में इंक्रीज होगा। प्लीज इसको लिख के कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सामने ध्यान दीजिए। 24 कह रहा है, 2 large conducting spheres carrying charge Q1 and Q2 are brought close to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them is given by Q1 Q2 by R square? के नहीं, क्योंकि large spheres हैं, so it is only valid for Coulomb's law is only valid for point charge। यही लिखा है इधर, no, because Coulomb's law holds good only for point charges। Second, if Coulomb's law involved 1 by R cube dependence, would the Gauss law be still there? No, तब नहीं होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, तभी वो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। नो, बिकॉज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस
वो भी आर पे डिपेंडेंट हो जाएगा, आर कैंसिल नहीं होगा. सी पार्ट, a small test charge is released at rest at a point in electrostatic field configuration. Will it travel along the field line passing through that point? नहीं, जरूरी नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में वो मूव नहीं करता. वो अगर उसका कुछ मोमेंटम है आपने रखा स्टार्टिंग में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मूव करेगा, बट जैसे ही फील्ड लाइन कर्व्ड होगी, फील्ड लाइन कर्व होती तो वो रिजल्टेंट के अलॉन्ग जाएगा, क्योंकि फोर्स एक तरफ हो गई और उसका मोमेंटम एक तरफ है. सो नो, इट विल ट्रैवल अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा, सिर्फ तभी मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. What is the work done by the field of a nucleus in a complete circular orbit? वर्क डन होगा क्या? जीरो, क्योंकि क्लोज लूप में टोटल वर्क क्या होता है? जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है. एलिप्टिकल में भी वर्क डन कितना होगा? जीरो. We know that electric field is discontinuous across the surface of charged conductor. Is electric potential also? We know that electric potential क्या constant वो होगा? Discontinuous. Electric potential क्या होता है? Constant होता है. ठीक है. So electric potential is continuous. So E जीरो है तो potential क्या हो जाएगा? Constant हो जाएगा. What meaning would you give to the capacitance of a single conductor? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम कंडक्टर कितना चार्ज हैंडल कर सकता है बिना ब्रेकडाउन के. इट मींस दैट द सिंगल कंडक्टर इज अ कैपेसिटर हुज अदर प्लेट कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट इंफिनिटी, बोल सकते हो. बट आप ये बेसिक मतलब क्या हुआ कि वो कितना मैक्सिमम चार्ज वो हैंडल कर सकता है, कोई भी एक सिंगल कंडक्टर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. गेस अ पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन से माइका. वाटर के पास पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जबकि माइका के पास नहीं होते, तो ये एक पॉसिबल रीजन है. वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल विद नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. हाउएवर माइका डज नॉट हैव अ पोलर मॉलिक्यूल, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई. तो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट. एक और लर्निंग वाला क्वेश्चन है. द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 400 किलोवोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, corresponding to an electric field that decreases with altitude. Near the surface of earth the field is about 100 volt per meter. Why then we do not get electric shock as we step out of our house into open? Assume करना है house to be a steel cage, so there is no field inside. अब देखो, जब हम बाहर निकलते हैं तो ग्राउंड का पोटेंशियल और हमारी बॉडी का पोटेंशियल लगभग सेम होता है. करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बॉडीज के बीच में, तो ग्राउंड और हमारी बॉडी लगभग बराबर पोटेंशियल पे होती है, तो हमें शॉक नहीं लगता इसीलिए. सो ए का आंसर, आवर बॉडी एंड द ग्राउंड आर एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एज वी स्टेप आउट इन द ओपन, द ओरिजिनल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ओपन एयर चेंज, कीपिंग आवर हेड एंड द ग्राउंड एट द सेम पोटेंशियल. दोनों सेम पोटेंशियल पे रहते हैं लगभग, तो आंसर क्या होगा? जीरो. मैन फिक्सेस आउटसाइड हाउस वन इवनिंग अ 2 meter हाई इंसुलेटिंग स्लैब carrying on its top a large aluminum sheet of area 1 meter square. Will he get an electric shock if he touches the metal sheet next morning? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड पे है वो. इंसुलेटिंग स्टैंड पे है ना, तो इंसुलेटिंग स्लैब है, कैरिंग ऑन टॉप एल्यूमिनियम शीट आपने लगा दी इंसुलेटर के ऊपर. सो पूरी रात में जो इलेक्ट्रिकल वो होगी, एटमॉस्फेरिकल इलेक्ट्रिसिटी, वो उस पर क्या हो जाएगी? स्टोर. ग्राउंडिंग नहीं होगा, तो इसीलिए उसको शॉक लगेगा सुबह अगर उंगली करता है तो. So yes, it is because the aluminum sheet gets charged due to discharging current and raises to the extent depending on the capacitor formed by the sheet and the ground. ठीक है, अगला. The discharging current in the atmosphere due to small conductivity of air is known to be 1800 ampere on an average over the globe. Why does the atmosphere do not get discharged completely due course and become electrically neutral? भाई करंट फ्लो करता है रहता है कंटिन्यूअसली. करंट अगर फ्लो करता है तो थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज होके क्या होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए. बट क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइटनिंग होती है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, लाइटनिंग आती है, उसकी वजह से वो डिस्चार्ज भी होता रहता है, साथ साथ वो चार्ज भी होता रहता है. तो यही लिखा होगा सी ऑप्शन, सी पार्ट. द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ गेट कंटिन्यूअसली चार्ज ड्यू टू लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स, बट साइमल्टेनियसली इट गेट डिस्चार्ज ड्यू टू नॉर्मल वेदर जोन्स. दिस कीप्स द सिस्टम बैलेंस्ड. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी into which electrical energy of the atmosphere is dissipated during the lightning? lightning में क्या होता है? लाइट आती है, साउंड आती है, ये सब चीजें, और साथ में गर्मी, लाइट, साउंड एंड हीट, ये 3 फॉर्म्स में हो जाता है. क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेकेंड प्लेट हैविंग अ stair like structure as shown in figure. The
the area of each plate is a by 3 and the height is d. Find the capacitance of this arrangement. ये arrangement है भाई, ये ऐसा arrangement है. ये ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है. ये ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है. ये आपको डी दिया है, ये भी आपको डी दिया है, और ये भी आपको डी दिया हुआ है. सो ये बेसिकली 3 कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह तो नहीं दिया हुआ. नहीं, इसकी कैपेसिटी को C1 बोल दिया, ये दूसरा कैपेसिटर बन गया, इसकी कैपेसिटी को C2 बोल दिया, ये तीसरा कैपेसिटर बन गया, इसकी कैपेसिटी को C3 बोल दिया. C1 कितना होगा, A/3, ये भी A/3, ये भी A/3, A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी. सो A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D. सेकेंड सेक्शन की कैपेसिटी A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई 2D. तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 6D. ये हो गया सेकेंड सेक्शन की कैपेसिटी. थर्ड सेक्शन की कैपेसिटी कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D. तो A एप्सिलॉन नॉट बाय 9D. मानते हो? अब ये तीनों किस में एक्ट करेंगे, पैरेलल में. तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी हो गई, C इफेक्टिव हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3. तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लो, बचा क्या, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9. 3 भी कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. एलसीएम लो 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6. 11 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई 18D. ये हो गया C इफेक्टिव. ठीक है, समझ में आ गई बात. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है. कंसिडर द टू सिचुएशंस की K is kept closed and the plates of the capacitor are moved apart using the insulating handle. अगर फर्स्ट की बात करूं, A सिचुएशन में K is kept closed मतलब सर्किट रिमेन्स कनेक्टेड, तो वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. वोल्टेज सेम रहेगी, इजंट इट. वोल्टेज सेम रहेगी पहले केस में. वोल्टेज सेम होगी, वोल्टेज सेम होगी, और आपने किया क्या है, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल. डी आपने इंक्रीज कर दिया, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई D. D बढ़ाया तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ये हो गया पहला सिचुएशन. बी सिचुएशन में क्या किया कि K इज ओपन्ड और फिर प्लेट के साथ मजे लिए, तो इसमें चार्ज रिमेन सेम. इसमें चार्ज का क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV. वोल्ट चार्ज, कैपेसिटी कम तो चार्ज कम. इसमें कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, D बढ़ाया, कैपेसिटेंस इसमें भी कम हो गई. V क्या होता है, Q/C. कैपेसिटी कम हो गई, वोल्टेज बढ़ गई. यही सिचुएशन है. अब इधर आ जाओ. इन A चार्ज रिमेन सेम बट C चेंजेस. A में चार्ज रिमेन सेम, C चेंजेस, गलत. इन B वोल्टेज रिमेन सेम, गलत. इन A वोल्टेज रिमेन सेम, बिल्कुल सही. हेंस चार्ज चेंजेस, चेंज हो रहा है, ठीक है, C ठीक है. इंक्रीजेस डिक्रीजेस नहीं बोला. फोर्थ में Q रिमेन सेम, बिल्कुल सही, हेंस वोल्टेज चेंजेस, ठीक है. वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला, चेंज बोला, मैंने इंक्रीज डिक्रीज भी निकाल दिया. इजी. सो बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तो क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज. बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन यू टेक अप पंगा, तो क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज. नेक्स्ट 28th. इन द सर्किट शोन इन फिगर, इनिशियली K1 is closed. इस सर्किट में इनिशियली K1 is closed and K2 is open. ओके, इनिशियली हमने K1 को क्लोज रखा और K2 को ओपन कर दिया, तो इनिशियल कंडीशन ऐसी हुई. इनिशियल कंडीशन ऐसी हुई, ये सिचुएशन बन गई. ये ओपन है ही नहीं, वहां चार्ज ही नहीं जाएगा ना, ओपन है तो.
सो इस पे वोल्टेज है E, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? C1 टाइम्स E, राइट? उसके बाद क्या किया? देन K2 इज ओपन, K1 इज ओपन, K1 को ओपन कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, एंड K2 इज क्लोज्ड। तो अब आपके पास ये है और ये है, शेयरिंग हो जाएगी चार्जेस की। बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई ना, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब चार्ज शेयर हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। चलो ऑप्शंस देखते हैं। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट V1 इक्वल टू V2। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट V1 इज इक्वल टू V2। कॉमन पोटेंशियल दोनों एक्वायर कर लेंगे, V1 V2 फाइनल वोल्टेज है ना, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल दोनों एक्वायर कर लेंगे। सो यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दे एक्वायर कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेंगे। पहला पार्ट क्लियर, और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश, ना, दोनों में चार्ज सेम थोड़ी ना जाएगा, दोनों की क्या सेम होगी? वोल्टेज सेम होगी, तो बी गलत हो गया। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 E, बिल्कुल ठीक। ये क्या हो गया? इनिशियल चार्ज। ये क्या हो गया? C1 V1 प्लस C2 V2 फाइनल चार्ज हो गया ना, ये हो गया फाइनल चार्ज, और इनिशियल चार्ज क्या है? C1 E। सो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज बराबर होंगे, तो सी भी सही है। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू Q, बात तो एक ही है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा A, C एंड D। इसके आंसर्स होंगे A, C एंड D। कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? C भी है, C भी ठीक कर लो। A, C एंड D। C1 V1 प्लस C2 V2 इज C1 टाइम्स E। इनिशियली C1 टाइम्स E था, और C2 शुरू में क्या था? न्यूट्रल था ना। हाँ, समझ में आई बात? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? नेक्स्ट, capacitor of capacitance C which is initially charged up to a potential difference E is connected with a battery of EMF E by 2। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C, is initially charged up to potential E, is connected with a battery of EMF E by 2। ये चार्ज्ड है such that the positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the plate। आपने ये चार्ज कर दिया, ये बैटरी लगा दी, और इसकी EMF है E by 2। बात समझ में आई? E by 2, तो ये चार्ज लूज करेगा कि नहीं करेगा? ये चार्ज लूज करेगा ना। ये क्या हो गया? CE, ये हो गया इसका इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज इसका कितना हो जाएगा? C इंटू E by 2, क्योंकि अब वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या है? E by 2। पहले वोल्टेज कितनी थी? E, अब वोल्टेज कितना है? E by 2। Positive terminal of the battery is connected with the positive terminal of the plate of the capacitor। After a long time, find the total charge flow through the battery। चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा? चार्ज फ्लो हो जाएगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल कितना है? CE by 2। इनिशियल कितना है? CE लॉस हुआ माइनस CE by 2। पहले पार्ट का आंसर क्लियर? चेक कीजिए, डेल्टा Q CE by 2 CE, ठीक है। पहला समझ में आ गया? पहला समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन क्या होगा? जितना उससे चार्ज उसने निकाला इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क होगा चार्ज टेकन आउट, बैटरी ने चार्ज निकाला ना, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज टेकन आउट कितना है? माइनस CE by 2, और इसका वोल्टेज कितना है? E by 2। तो आंसर आ गया 1/4 CE स्क्वायर, नेगेटिव का 1/4 CE स्क्वायर, 1/4 CE स्क्वायर नेगेटिव का। वर्क डन बाय द बैटरी, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। और हीट डिसिपेटेड के लिए अब आपको एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। देखो इधर पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? फाइनल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C इंटू E by 2 का स्क्वायर माइनस हाफ C इंटू E स्क्वायर।
कितना हुआ, हाफ सी ई स्क्वायर कॉमन, 1/4 माइनस 1 -3/4, सो -3/8 सी ई स्क्वायर, -3/8 सी ई स्क्वायर। ये सारे पॉइंट्स यहां तक क्लियर है सबको? ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें अब निकालना होगा हीट। हीट में कितना चेंज आया? फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। देखो बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने वर्क किया, एनर्जी में चेंज आया, बैटरी ने वर्क किया, एनर्जी में चेंज आया, तो हीट कुछ ना कुछ लॉस हुई होगी। हीट कैसे निकालोगे? वर्क डन बाय बैटरी। देखो बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्क बाय बैटरी, वर्क बाय बैटरी, इस बैटरी ने जो वर्क किया होगा उसने एनर्जी में चेंज किया होगा, चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। तो हीट कितना हुआ? वर्क बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी। वर्क बाय बैटरी कितना था? -1/4 सी ई स्क्वायर माइनस चेंज इन एनर्जी 3/8 सी ई स्क्वायर। कैलकुलेट कर लोगे? 1/8 सी ई स्क्वायर आ जाएगा। 2/8 माइनस का प्लस 3/8 कितना हुआ? 1/8 सी ई स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, लिख के करो, लिख के करो। नेक्स्ट, ये सबको क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे द कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज। दे सकते हो? यस, यू कैन नॉट प्रोवाइड इनफाइनाइट चार्ज, यू कैनॉट प्रोवाइड infinite charge to capacitor. लिमिट कौन करता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर कैन टेक। ठीक है। दूसरा, सो assertion ट्रू है, चार्ज चार्ज स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड द सराउंडिंग्स मीडियम। बिल्कुल सही, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। शेप साइज सब पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, सो बिल्कुल करेगा, बट इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यस, बोथ आर ट्रू। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या इनकरेक्ट होगा? एक मिनट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, इनकरेक्ट होगा, रुक जाओ। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है? चार्ज स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द सराउंडिंग मीडियम। चार्ज कैन बी ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज, नहीं, बोथ assertion and reason is not the correct explanation. मीडियम बेटा सच सराउंडिंग बोला है, फिर ठीक है, मैंने इंटरविनिंग मीडियम सोच लिया। सराउंडिंग मीडियम है तो ठीक है, सराउंडिंग मीडियम है तो ठीक है, मैंने बीच का मीडियम सोच लिया, तो सराउंडिंग मीडियम है तो हाँ, वो वाला काम भी हो गया। सो यस, इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गई? क्लियर? तो ये थे सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल्स। आपने जितने भी क्वेश्चंस करें, इनको जो सॉल्विंग वाले थे उनको लिख के करना है सबने, ठीक है।